पिछले दिन हम लोगों ने गति के दो समीकरण प्राप्त कर लिए थे कैलकुलस मेथड से। आज हम तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। पीछे हम लोगों ने त्वरण पढ़ा था और त्वरण के लिए डेरिवेटिव तरीका ज्ञात किया था, dv/dt ये प्राप्त कर लिया था। अब एक काम करते हैं, इसमें गुणा और भाग कर लेते हैं। dv/dt को हम लिख सकते हैं ds से ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं, इसकी को ऐसे लिख सकते हैं dv/dt ऐसे। इसको चेंज कर लेते हैं, dv/ds into ds/dt। परंतु पीछे हमने पढ़ा था कि ds/dt ddt आप जिसे कहते हैं इक्वल b। तो उस स्थिति में a इक्वल हो जाएगा, इसके स्थान पर a लिख लें, a dv/ds हो जाएगा। इसको इधर ले, ए ना होकर ये हो जाएगा v। इसको इधर ले आते हैं, हो गया a ds, इसके साथ आ गया ds इक्वल b d। अब इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवकलन। दोनों पक्षों, अवकलन नहीं, समाकलन का समाकलन करने पर आइए देखते हैं। समय यहाँ क्या लेंगे? वेग। और यहाँ क्या लेंगे? विस्थापन। तो जब समय 0 होता है, वेग आप भी मानते हैं, विस्थापन भी प्रारंभिक वेग विस्थापन कोश करने 0 है। जब समय t होगा अंतिम वेग हो जाता है और विस्थापन से कोश करने ऐसे। अब यहाँ देखें तो वेरिएबल ds है हमारे पास, और ds है तो इसका लिमिट, क्योंकि विस्थापन है तो विस्थापन के पदों में रखेंगे। ये हो जाएगा a ds लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। यहाँ जाएगी v dv है, v dv। वेग है v है तो वेग के पदों में इसकी लिमिट रखेंगे। प्रारंभिक वेग u लोअर लिमिट हो जाएगी और ये अपर लिमिट ये आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या है s और यह है क्या a। तो s क्योंकि ये है नहीं, इसलिए इसको आउटसाइड रख लेंगे, इसको कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। as ds इक्वल u v dv। अब ये अवकलन कर लेते हैं। इसका करेंगे तो ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। कौन सा फार्मूला था आपका? ध्यान दें, इंटीग्रल x⁴n dx तो ये बराबर हो जाएगा n+1/2। इसका इस्तेमाल करें यहाँ तो यह है b dv। b की घात कितनी है? 1, इसमें 1 जुड़ा और इसी घात से यहाँ n+1 होता है तो ये 1 मिलकर 2, यानी यहाँ ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, यानी b²/2 आ जाएगा इसका। और जब ऐसा होता है तो इसका जो वेरिएबल रहता है वही आ जाता है x। यहाँ s है तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। अब आइए, इसका इंटीग्रल हो गया s, ये तो आउटसाइड है, ये लिमिट लिख लेंगे इसकी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक। इक्वल इसका हो जाएगा b²/2। लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। आगे देखते हैं। एक बार अपर लिमिट रख देंगे और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखें तो हो गया a, अपर लिमिट रखेंगे तो s और माइनस चिन्ह लोअर लिमिट। यहाँ एक बार b के स्थान पर b ही रखेंगे, यानी b² 2 माइनस चिन्ह लगाएंगे
फिर b के स्थान पर नीचे वाली लिमिट रखेंगे u²/2, ब्रैकेट खोल दें तो ये हो गया as, 0 से गुणा होगा 0, इसका कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा आपका b² - u²/2, ये इधर आ गया, ये हो गया 2as = b² - u², इधर गया भाग था, इधर गया गुणा हो गया, 75 कर लेंगे, निगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी b² = u² + 2as, ये मिल गया आपको गति का तृतीय समीकरण। तो इस तरह से कलन से भी आप गति के सभी समीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला। गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ध्यान दें इसमें है क्या, ऐसी गति होती है जिसमें जो त्वरण कार्य करता है वो पृथ्वी का त्वरण होता है, यानी कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती है। और इस स्थिति में जो हम त्वरण मानते हैं वह गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। अब इसमें दो स्थितियां पाई जाती हैं, इस गति में दो स्थितियां पाई जाती हैं। पहली स्थिति जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही होती है, दूसरी स्थिति जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो पहली स्थिति पर विचार करते हैं। जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है, नीचे से ऊपर की दिशा, यानी गति कहाँ हो रही है, नीचे से ऊपर की दिशा में हो रही है। तो गति के समीकरणों का रूप क्या होगा, इसी पर विचार करना है। पहला काम तो यहाँ दूरी जो होती है उसके स्थान पर h लिख लेते हैं। दूसरा जो त्वरण होता है वो बदल जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि वस्तु ऊपर जाएगी तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी अपनी ओर उसको आकर्षित करती है, इधर बल लगेगा। इस बल के कारण जो त्वरण लगेगा निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी जी का मान किधर होगा, नीचे की ओर, वस्तु किधर जा रही है, ऊपर की ओर। ठीक, यानी त्वरण जो कार्य कर रहा है वो बल की विपरीत, बल की नहीं, गति की विपरीत दिशा में। और जब गति की विपरीत दिशा में त्वरण कार्य कर रहा हो तो त्वरण उसके वेग को घटाता है, यहाँ भी घटाएगा, इसलिए जी का मान हम किस चिन्ह के साथ रखेंगे समीकरण में, निगेटिव चिन्ह के साथ। यानी ए की वैल्यू तो रखेंगे जी के साथ, लेकिन किस चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ। उस स्थिति में जो गति के समीकरणों का रूप हो जाएगा, पहला रूप हो जाएगा P = U, एक के स्थान पर क्या रखना है, G, तो U - GT हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण है S के स्थान पर क्या रखना है, H = UT, यहाँ भी -12, ए के स्थान पर क्या रखेंगे, GT²। और तीसरा B² बराबर होगा U², प्लस तो होगा नहीं क्योंकि ए के स्थान पे -2as होता है, तो 2as, ए के स्थान पर g रखना है, 2g, और s के स्थान पर क्या रखना है, h रखना है। तो ये हो जाएगा गति के तीनों समीकरण का रूप, जब वस्तु क्या हो, गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो और साथ ही नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही हो वस्तु। अब यदि दूसरा हो, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, कहां से कहां रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो। ऊपर से
नीचे की दिशा में आ रही है। इस पर विचार करें, ठीक। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होगी तो भी एस बराबर एच ही होगा, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू जो देखिए, वस्तु की वेग इधर, बल इधर, और बल के कारण बल भी इधर लगेगा, गुरुत्व बल, और बल के कारण त्वरण भी इधर, यानी सब एक ही दिशा में है। और एक ही दिशा में है तो ए क्या करेगा, वस्तु के वेग को बढ़ाएगा, इसलिए इसके किस चिन्ह के साथ रखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ। तो उस स्थिति में गति के समीकरण का जो रूप हो जाएगा, पहला b बराबर u प्लस जी, दूसरा s नहीं सॉरी h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। तो इस तरह से गति के समीकरणों के रूप हो जाएंगे। अगला देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की अवरोधन दूरी। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ध्यान दीजिए क्या, वह दूरी जो गतिमान वाहन के ब्रेक लगाने से पूर्व, रुकने से पूर्व वाहन तय कर चुका होता है, उसे हम कहते हैं वाहनों की अवरोधन दूरी। ध्यान दें, वह दूरी जो गतिमान वाहन ब्रेक लगाने से पूर्व तय कर चुका होता है, उसी को हम कहते हैं वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। और यह इम्पॉर्टेंट है उस स्थिति में जब हम वाहन चला रहे हैं और वाहन चलाते वक्त गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं, तो कितनी दूरी पर ब्रेक मारें कि जिससे हमें जिस स्थान पर चाह रहे हैं गाड़ी रुक जाए, या आगे कोई ठोकर है, अवरोध है, या कोई अन्य वाहन है, तो कितना पहले हम ब्रेक लगाएं कि जिससे वाहन हमारा दूसरे वाहन से टकराने से पूर्व ही रुक जाए। इन सब संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये निर्भर करता है कि ब्रेक द्वारा उत्पन्न जो है मंदन कितना है, साथ ही साथ सड़क और वाहन के टायर के बीच घर्षण कितना लग रहा है, इन सब कारकों पर ही निर्भर करता है। आइए दूरी ज्ञात करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि किसी वाहन का ब्रेक लगाने से पूर्व वेग u, ब्रेक लगाने से पूर्व वेग u है, ठीक। ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन ए है, ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन कितना है, ए है। और साथ ही साथ ब्रेक लगाने पर गाड़ी कुछ दूरी तय करेगी, तो मान लेते हैं कि वस्तु ds दूरी चलकर विराम में आ जाती है, ds दूरी चलकर विराम में आ जा रही है, विराम में आ जा रही है, और इन विराम में जा रही है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब गति का एक तीसरा समीकरण लगाएंगे। गति के तृतीय समीकरण से ये होता है बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as
टी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर यू ही है प्लस 2 ए के स्थान पर ए है और ये डी एस आर, यहाँ से 2a डी एस याद करें तो आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, इसलिए डी एस बराबर आ गया माइनस यू स्क्वायर बाई 2a डी एस बराबर आ गया यू स्क्वायर एडिशन के साथ, इसलिए डी एस बराबर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये मिल गई वाहनों की अवरोधन दूरी। अब यहाँ ध्यान दें, अवरोधन दूरी किस पर निर्भर कर रहा है, u पर और a पर। यानी यदि वेग अधिक होगा तो अवरोधन दूरी ज़्यादा होगी, वेग कम होगा तो अवरोधन दूरी कम होगी। साथ ही साथ ध्यान दें किस पर निर्भर कर रहा है, a पर। a ज़्यादा होगा यानी मंदन ज़्यादा होगा तो भी अवरोधन दूरी कम होगी, और यदि a कम होगा तो अवरोधन दूरी ज़्यादा होगी। अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। मुक्त पतन पर। मुक्त पतन, फ्री फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, ध्यान दें। ऐसा पाया जाता है या देखा गया है कि यदि वायु में जनित वायु का जो प्रतिरोध है वो प्रत्येक वस्तु, चाहे उस वस्तु का आकार छोटा हो या बड़ा, द्रव्यमान कम हो या ज्यादा, रासायनिक संगठन चाहे जैसा हो, ठीक, प्रत्येक स्थिति में यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो और पृथ्वी के निकट यदि वस्तु गति कर रही है तो उसका त्वरण एक समान होता है वायुजनित प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, और वह त्वरण होता है g के मान के बराबर। और इस स्थिति में कोई वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दी जाए तो उस स्थिति में कहते हैं कि वस्तु इस प्रकार गिर रही है तो उसको कहते हैं उसका मुक्त पतन हो रहा है। यानी कोई भी वस्तु है किसी ऊंचाई पर है, ऐसे स्थिर है और सीधा स्थिर अवस्था से छोड़ दिया जाए तो वस्तु गिर जाएगी, और इस स्थिति को कहते हैं कि वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है। और मुक्त पतन हो रहा होता है तो वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और उस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है। वेग u बराबर हो जाता है 0। तो उस स्थिति में जो गति के समीकरण होते हैं, पहले समीकरण में क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी, वृत्त के अधीन की गति के लिए। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका रूप मिल जाएगा, मुक्त पतन के लिए क्या मिल जाएगा, u नहीं रहेगा इसमें। यानी पहले का समीकरण हो जाएगा u इक्वल v इक्वल जी टी, यानी प्रत्येक समीकरण में u का मान हमें 0 रख लेना है। दूसरा s बराबर क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा जितने भी गति के समीकरण हैं सब में b स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2gh। तो ये मिल गया आपको मुक्त पतन की स्थिति में गति के तीनों समीकरण का रूप। आगे ध्यान देते हैं, गति के समीकरण पर थोड़ा और विचार करते हैं। अभी तक जो हमने गति के समीकरण ज्ञात किए वो सभी प्रारंभिक अवस्था जो थी उनकी समय 0 माना गया, और साथ ही साथ जो विस्थापन लिया गया था प्रारंभिक विस्थापन 0 माना गया। लेकिन यदि हम समय की जहाँ से गणना प्रारंभ कर रहे हैं 0 समय से, यदि उस स्थिति में वस्तु का विस्थापन वस्तु ऑलरेडी कुछ दूरी तय कर चुकी हो, जैसे s0 दूरी तय कर चुकी है, कब, जब t बराबर क्या था 0,
तो विस्थापन हमारा कितना था s0। तो उस स्थिति में गति के जो समीकरण है आप इस रूप में लिखेंगे, एक तो हो जाएगा s बराबर s0 ut प्लस हाफ at², यानी जो s की वैल्यू है वहां s माइनस s0 हो जाएगा आपका। यदि वस्तु पहले ही ऑलरेडी कुछ दूरी तय कर चुकी है तो, और जो ये समीकरण है v², इसको लिख सकते हैं u² प्लस 2a, यहाँ भी रखेंगे s के स्थान पर s माइनस 0, जहाँ s0 क्या है कि हम जब समय मेजर कर रहे हैं उससे पहले ही तय दूरी है, किसके द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा। अब ये देखते हैं 90 सेकंड में चली गई दूरी, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी। ध्यान दीजिए, यदि कोई बस ट्रेवल कर रही है, जैसे 1 सेकंड, यहाँ 5 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है, ये पहले सेकंड में तय दूरी है। यहाँ टाइम हो जा रहा है कितना, 1 सेकंड, यहाँ टाइम बढ़कर कितना हो जा रहा है 2 सेकंड, यहाँ टाइम बढ़कर हो जा रहा है कितना 3 सेकंड। अब यदि आपको चाहिए पहले सेकंड में चली गई दूरी तो ये होगी विशेष सेकंड। अब दूसरे सेकंड, यानी पहला सेकंड छोड़ दूसरे सेकंड में चली गई दूरी चाहिए, तो देखिए 2 सेकंड में टोटल 2 सेकंड में कितना जा रहा है 10, और 1 सेकंड में कितना जा रहा है 1, तो इस दूसरे वाले सेकंड में तय दूरी चाहिए, तो इसमें से इसको घटा लें, 2 5, यानी बाद वाले में से घटा ले रहे हैं आप। ऐसे यदि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी चाहिए तो 3 सेकंड में टोटल दूरी कितनी है 20, और उससे एक कम वाले सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 10, तो 20 में से 10 घटा लेंगे 10 मिनट। यानी यदि 90 सेकंड में चली गई दूरी आपको प्राप्त करनी है, ठीक, तो n सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर लें, और उससे 1 सेकंड कम यानी n-1 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर लें। तो आप आसानी से जो है 90 सेकंड उस विशेष 1 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें, जब भी 90 कहे, दूसरे कहे, तीसरे सेकंड में कहे, चौथे सेकंड में कहे, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह किसी 1 सेकंड में चली गई दूरी